आज बिहार स्वाभिमान आंदोलन के तहत ग्रामीण विकास वेबिनार श्रृंखला की 6ठी कड़ी है, जो ग्रामीण विकास के विभिन्न आयामों की चर्चा हम पहले 5 कड़ियों में कर चुके हैं। आज 6ठी कड़ी में विषय है ग्रामीण विकास में नेतृत्व की भूमिका, और हमारे वक्ता एक प्रबुद्ध कलाकार हैं, प्रोफेसर नागेंद्र नारायण। HOD है स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर्स डिजाइन, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फगवाड़ा पंजाब में है। पेशे से तो इंजीनियर हैं, आर्किटेक्चर्स हैं, वास्तुकला, वस्तु निर्माण और गृह निर्माण कला के दक्ष हैं। लेकिन जो कला के दक्ष होते हैं वही कलाकार होते हैं, और जो कलाकार होते हैं उनमें माँ सरस्वती उनकी वाणी पे होती हैं। तो हमारे आज के वक्ता प्रोफेसर नागेंद्र नारायण जी की जिह्वा पर माँ सरस्वती की वास है। एक ग्रामीण परिवेश से भी बिलोंग करते हैं, रह चुके हैं, रहे भी हैं, आज भी 2-4 महीने में गांव जरूर जाते हैं। और PhD भी आर्किटेक्चर से किए हैं। ये अपने बैच के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। इन्हें सामाजिक कार्यों के प्रति काफी रुचि है, लगन है। परिणाम स्वरूप इन्हें गौरव सम्मान भी मिला है, राज्य रत्न सम्मान से भी नवाजे गए हैं। इसके साथ साथ क्योंकि अपनी कार्यशैली के माध्यम से कार्य करते हैं, एक तरीके से कार्य करते हैं, एक वैज्ञानिक पद्धति से कार्य करते हैं, इसलिए कुछ संस्थाओं के इनके ऊपर जिम्मेदारी भी है। और एक जनरल सेक्रेटरी हैं इंटरनेशनल लीडरशिप डेवलपमेंट काउंसिल के, साथ ही विश्व मगही परिषद के भी ये महासचिव हैं, और विश्व संस्कृत हिंदी परिषद इसके भी महासचिव हैं। इस प्रकार इसके अलावे इनकी बहुत सी आलेख पत्र पत्रिकाओं में समय अनुकूल प्रकाशित हुआ करता है। तो ये संस्कृत के भी जानकार हैं, हिंदी के भी जानकार हैं, और अंग्रेजी तो चूंकि मुख्य रूप से इनका जो पेशा है, जो व्यवसाय है, जिसके विभागाध्यक्ष हैं, वहाँ तो इंग्लिश ही चलती है। तो ऐसे परिवेश में आज हम लोगों के बीच चर्चा करेंगे ग्रामीण विकास में नेतृत्व की भूमिका। ग्रामीण विकास क्या है, हम लोग आज देखें, यदि पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ग्रामीण विकास में का तात्पर्य वो होता है। रॉबर्ट चैम्बर जो एक बहुत अच्छे समाजशास्त्री थे, हैं भी अभी, उन्होंने बताया है कि जो समाज के सबसे नीचे तबके का व्यक्ति के यदि विकास शुरू होने लगे तो हम मानते हैं कि ग्रामीण विकास की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और इसके लिए बहुत सारे परिभाषाएं दी गई है, लेकिन सबसे पहले ये ध्यान देना है कि हम ग्रामीण विकास में क्या बनाने जा रहे हैं, क्या टू बिल्ड, क्या चीज बिल्ड करने जाएंगे। ग्रामीण विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सर्विसेज और कम्युनिकेशन, ये 3 चीज इंपॉर्टेंट हैं जो ग्रामीण विकास के लिए बनाने की जरूरत है। और इन तमाम चीजों के निर्माण के लिए नेतृत्व बहुत जरूरी है। और जब तक नेतृत्व का विकास नहीं होगा तब तक ना आपके इंफ्रास्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, ना आप पब्लिक सर्विसेज कर सकते हैं, और ना आप किसी को अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, इम्प्रूव करने की जरूरत है। ग्रामीण विकास में क्या चीज की जरूरत है, इम्प्रूव करने की जरूरत है। किसमें? स्वास्थ्य के क्षेत्र में। क्योंकि शहरी और ग्रामीण और शहरी परिवेश में काफी अंतर है, डिस्पैरिटीज है, रूरल अर्बन डिस्पैरिटीज के नाम से जाना जाता है। तो हमें स्वास्थ्य में सुधार करने की जरूरत है, शिक्षा में सुधार करने की जरूरत है। शिक्षा, हालांकि गांव का शिक्षा जो परंपरागत शिक्षाएं काफी अच्छी थी, लेकिन विगत इधर 80 के बाद से जो ग्रामीण शिक्षा की पद्धति हो गई थी
वह बदल गया और अब शहर में शिक्षा का स्तर अच्छा होने लगा है, तो गांव में शिक्षा को भी इम्प्रूव करने की जरूरत है और ग्रामीण स्तर में रहन सहन का स्तर है उसको भी विकास करने की जरूरत है, क्योंकि अब धीरे धीरे विकास के माध्यम से हम देखते हैं कि ग्रामीण और शहरी की जो दूरी है वह धीरे धीरे कमने लगा है। तीसरा चीज है टू जनरेट, क्या चीज जनरेट करने की जरूरत है गांव में? सबसे पहले रोजगारी, क्योंकि पहले छिपी हुई बेरोजगारी कृषि में थी। सारे लोग कृषि कार्य में संलग्न थे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। जबकि मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि जो विकसित देश है, विकसित देशों में मात्र 2, 3, 4% ही आबादी कृषि कार्य में संलग्न होती है और जो आबादी है वह या तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में होता है या सर्विस सेक्टर्स में होता है या ग्रामीण क्षेत्र में ही आकर के रूरल नॉन फार्म सेक्टर्स में कार्य करता है। तो इसको हमें जनरेट करने की जरूरत है और वहाँ जनरेट करने की जरूरत है आर्थिक गतिविधि को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, फार्म्स एंड स्टोरेज फैसिलिटीज को, ये सब जनरेट करने की जरूरत है। तो इन तमाम चीजों के लिए नेतृत्व आवश्यक है। आज एमजी नरेगा के पहले गांव के विकास की जब हम बात करते हैं तो सारे गांव के कार्य वहां के नेतृत्व के द्वारा ही होता था, लीडरशिप के माध्यम से ही होता था और वह ग्रामीण नेतृत्व जो होता था वह कोई बाहर से व्यक्ति नहीं आते थे, गांव के ही होते थे, चाचा होते थे, ताऊ होते थे, बड़े भाई होते थे, जो पद से नवाज दिया जाता था, मुखिया हो या न हो, लेकिन मुखिया जी, प्रधान जी, नेताजी वगैरह वगैरह कह करके उनको लोग प्रोत्साहित करते थे और उनकी बातों के आधार पर गांव के कार्यों का निष्पादन होता था। गांव में किसी कार्य के दरमियान क्या होता था, समय बरसात के पहले नहर की सफाई, बरसात के पहले आहर पोखर पैन की मिट्टी की सफाई, आहर बरसात के पहले गांव के सड़कों का मरम्मत वगैरह वगैरह प्रायः काम हुआ करता था। लेकिन जब से एमजी नरेगा का आगमन हुआ तब से हम देखते हैं कि गांव का जो नेतृत्व है वह दूसरे दिशा में डिविएट कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है, क्योंकि ये आहर नाहर पैन और ये सब रोड सड़क गली नली की व्यवस्था तो सरकार अपनी योजनाओं के माध्यम से करा देती है। परिणाम स्वरूप जो गांव के नेतृत्व है उस नेतृत्व का दिशा बदल गया है, दशा बदल गया है। तो ज्यादा देर न करते हुए आज के विषय वस्तु पर ग्रामीण विकास में क्या नेतृत्व होता है, क्योंकि नागेंद्र नारायण जी ग्रामीण विकास पर बहुत काम किए हैं, इनके पास केस स्टडीज है, ये भारत के भिन्न भिन्न राज्यों में 5-6 गांवों पर पूरा अध्ययन किया है। तो जो इनकी बातें होंगी वह कपोल कल्पित बातें नहीं होगी, वह है एम्पेरिकल एविडेंस बेस्ड बातें होंगी जो इन्होंने अपने अध्ययन के दरमियान गांवों में देखा, गांवों में पाया, गांवों से बातचीत के आधार पर प्राप्त किए, फोकस ग्रुप डिस्कशंस के आधार पर जो प्राप्त किए या रूरल रैपिड अप्रेजल्स, ये सभी शोध के सूत्र हैं जो वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर गांव की बातों की जानकारी ली जाती है। तो इसके आधार पर प्रोफेसर नागेंद्र नारायण जी आप लोगों से चर्चा करेंगे। तो हम आज इस वेबिनार में सभी श्रोतागण को हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इस बिहार स्वाभिमान आंदोलन की मंच से सबका हार्दिक अभिनंदन है और आज के जो हमारे मुख्य वक्ता हैं प्रोफेसर नागेंद्र नारायण जी, उनका भी तहे दिल से स्वागत है और आप अपनी बात 40 मिनट 45 मिनट में रखें। तो नागेंद्र नारायण जी। बहुत बहुत आभार आदरणीय अग्रज डॉक्टर दिलीप कुमार जी, अर्थशास्त्री नई दिल्ली, एवं बिहार स्वाभिमान आंदोलन के जो भी प्रणेता हैं उनको भी मैं आभार अभिव्यक्ति करता हूं कि इस जो टॉपिक है ग्रामीण विकास में नेतृत्व की भूमिका के लिए, तो आपने हमें आमंत्रित किया, इसके लिए मैं तहे दिल से आयोजक और मंच संचालक महोदय सब लोगों को आभार अभिव्यक्ति करते हुए मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि
भारत भारत विश्व का एक ऐसा अनूठा देश है जहां रंग, संस्कृति, रहन सहन की शैली, खाद्य पदार्थ, भाषाएं और सर्वशक्तिमान में आस्था, गॉड में आस्था आदि के संदर्भ में अनेकता में एकता है। और ये जो अनेकता में एकता है, ये हमारे भारत की ताकत है, हिंदुस्तान की ताकत है। भारत के आबादी का लगभग 70% जनता जनार्दन है, जो हमारे भाई बहन हैं, 70% गांव में निवास करते हैं और उनका जो मुख्य व्यवसाय है वह कृषि है। इसलिए यह महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर भारत को एक नया समृद्ध, शिक्षित, स्वस्थ और फिट सुपर हिट देश बनाना है, एक नया नव भारत का निर्माण करना है, एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करना है, एक समृद्ध भारत का निर्माण करना है, तो अपने गांवों को, जहां हमारा 70% आबादी हमारे भाई बहन लोग रहते हैं, 70% आबादी का मतलब है लगभग 91 करोड़। तो उसको तो हमें सोचने पर विवश करना होगा कि हम अपने गांव को कैसे, जो आज हमारा जो एक गांव है, उस गांव को एक विकसित गांव में हम कैसे बदलें। और विकसित गांव का मतलब उन्हें हम आत्मनिर्भर कैसे बनाएं, उन्हें हम स्मार्ट और जीवंत गांव बनाने की क्या क्या उपाय हो सकता है, ऐसा हम कैसे करें। हमारे जो भाई बहन हैं, जो भारत के लोग हैं, ग्रामीण भारत के जो लोग हैं, उनको बुनियादी सुविधाएं हासिल कराने के लिए, बुनियादी सुविधाएं उनको कैसे हम मुहैया कराएं, स्वस्थ जीवन जीने में कैसे हम कुछ कार्यक्रम करें जो हमें मदद मिले। हमारे जो भाई बहन हैं, जो गांव में रहते हैं, उनको भी अपना एक रहन शैली उच्च जीने के लिए, रहने के लिए। तो इस मामले में हमें ग्रामीण क्षेत्र में जो स्थापत्य कला है, स्थापत्य कला, योजना, डिजाइन, जिसको हम इंग्लिश में आर्किटेक्चर, प्लानिंग एंड डिजाइन कहते हैं, और भिन्न भिन्न नीतियों के माध्यम से हम इस अस्थायी लक्ष्य को विकसित करने की आवश्यकता, जो नितांत आवश्यकताओं में से एक है, कैसे इसको हम परिलक्षित करें, ये आज एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा चीज है कि वर्तमान में लगभग भारत में 6.5 लाख, मतलब 6.5 लाख गांव है, 6.5 लाख गांव है। और जैसा कि हमने बताया, 70% भारत के आबादी गांवों में निवास करते हैं, हमारे भाई बहन रहते हैं। तो वर्तमान में भारत का जो जनसंख्या है लगभग 130 करोड़ के आसपास है। अगर उसको हम 70% से कैलकुलेशन करें तो 91 करोड़ भारतीय आबादी और हमारे गांव में निवास करते हैं। और उनके जीवन शैली के उत्थान के लिए, एक बेहतर जीवन जीने के लिए, उनकी परिस्थितियां बेहतर हो, हमें नए नए स्टेप्स को लेने का जरूरी है। और गांव कैसे विकसित हो, इसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा। स्थानीय निकायों की, राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें पूरे भारत में स्थानीय लोगों के विकास के लिए, कल्याण के लिए कई कार्यक्रमों को अंजाम दे रही है, चाहे वो राज्य सरकार हो, लोकल गवर्नमेंट हो, जो विलेज पंचायत लेवल पर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन एक बड़ा मन में सवाल आता है कि इतने कार्यक्रम, स्टेट गवर्नमेंट भी कार्यक्रम चला रही है, आपके लोकल लेवल पे भी कार्यक्रम चल रहे हैं, केंद्र सरकार कार्यक्रम चला रही है, विदेशी फंड से भी कुछ कार्यक्रम चलते हैं जिसमें विलेज डेवलपमेंट की बात होती है। लेकिन सबसे अधिक सवाल सबके मन में आता है कि क्या
ऐसा करने से हमारे जो उत्थान की गति है, स्थानीय उत्थान और सशक्तिकरण की जो गति है, उसमें कमी क्यों है? हम उसको रफ्तार को पकड़ क्यों नहीं पा रहे? तो ये एक बहुत बड़ा चीज है। दूसरी चीज है, आज आज हम 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री बने, श्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने एक स्मार्ट सिटी का कल्पना किया और लगभग 100 उस समय उन्होंने टर्म स्मार्ट सिटी टर्म को कॉइन किया इंडिया में। हालांकि स्मार्ट सिटी वर्ल्ड के भिन्न भिन्न देशों में बहुत पुरजोर से चल रहा है, लेकिन 2014 ओनवर्ड्स जो है स्मार्ट सिटीज की बात प्रधानमंत्री जी के द्वारा आया और लगभग 100 स्मार्ट सिटीज का कार्यक्रम चल भी रहा है। और दूसरी चीज है, लेकिन वो 100 स्मार्ट सिटी का है और हमारे गांव है 6.5 लाख, और हमने जो स्टडी किया है उसमें हमने पाया कि लगभग 2 डिजिट के अंदर ही, 2 डिजिट भी ये नहीं कि 99 विलेज है, लगभग 15 से 20 ऐसे विलेज हैं जो एक अच्छे मॉडल विलेज के रूप में, एक विकसित विलेज के रूप में, एक कुछ विलेज जो स्मार्ट विलेज के रूप में अपने को सूचीबद्ध कर पाते हैं। अदरवाइज बाकी जितने भी गांव है, लगभग जो बेसिक बुनियादी सुविधाएं जो होना चाहिए उसकी नितांत कमी है, और उसको इम्प्रूव करने के लिए जो भी हमें स्टेप्स उठाने चाहिए हमें करना पड़ेगा। अभी वर्तमान में हम 21वीं सदी में हैं, हम 21वीं सदी में हैं, लेकिन भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने 1942 जब हमारा देश अंग्रेजों के द्वारा यहां शासित था, भारत में अंग्रेजों का राज था, उस समय महात्मा गांधी जी ने 1942 में ग्राम स्वराज की कल्पना की थी और उन्होंने बताया था कि ग्रामीण लोगों के लिए ग्राम स्वराज की अवधारणा ही ग्राम विकास के लिए सबसे मूल मंत्र है। उन्होंने कहा था कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को स्कूल, अस्पताल, अच्छी सड़कें, पीने का मीठा पानी और प्राकृतिक अपशिष्ट जल उपचार, लैगून, कहीं कहीं जो जैसे तालाब टाइप का जो होता है, तालाब हो गया, पोखर हो गया, तो सम प्लेस पे उसको लैगून बोलते हैं, तो लैगून इत्यादि की मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए ताकि टिकाऊ बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो सके। टिकाऊ मीन्स स्टेबल बेसिक एमिनिटीज मस्ट बी अवेलेबल। तो इस तरह का उनका कल्पना महात्मा गांधी जी का 1942 में था और उन्होंने बोला था ग्राम स्वराज, ग्राम स्वराज। और आज जो 21st सेंचुरी, कितने वर्षों के बाद आज जो कल्पना है ग्राम विकास के लिए, तो हमें स्मार्ट विलेज का जो कॉन्सेप्ट है, स्मार्ट विलेज का जो अवधारणा है, उसको हमको डेवलप करने की आवश्यकता है। तो सतत विकास और स्मार्ट गांवों की अवधारणा, स्मार्ट विलेज कॉन्सेप्ट का जो ऑब्जेक्टिव है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आज का ये जो वक्तव्य है उसी पे केंद्रित है। और मैंने लगभग वैसे तो हमने 15-16 गांवों का अध्ययन किया है और उन्होंने पाया है कि 6.5 लाख में 15-16 विलेज ही क्यों एक अच्छे विलेज है, एक रोल मॉडल विलेज है, एक विकसित ग्राम है, एक स्मार्ट विलेज के रूप में है। तो 21वीं सदी में हमें गांव के विकास के लिए स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, यानी स्मार्ट विलेज के बारे में जो कल्पना, जो इसेंशियल नीड्स है, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, उसको उपलब्ध अगर हम अपने गांवों में करवा दें, जिस गांव को हमें डेवलप करना है, तो ग्रामीण लोगों की जो सुविधाएं होगी और
इस तरह का अभी हमारे आदरणीय अग्रज डॉक्टर दिलीप कुमार जी भी ने बताया कि गांव के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए जी। इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना तो डेवलपमेंट की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, अब किसी गांव में हम जाते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उस गांव की गलियां, स्ट्रीट कैसा है, ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, कहीं गली गली में पानी से तालाब तो पानी के जल जमाव तो नहीं हो रहा है। तो उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि गली में पानी अगर थोड़ा बहुत रहे तो चल जाएगा, लेकिन पानी में गली हो तो ऐसे बहुत जगह देखने को मिलता है। तो मेरे विचार से एक स्मार्ट गांव वह गांव है जहां सतत ऊर्जा स्रोतों का उपयोग विकास के उपाय के रूप में किया जाता हो और लोगों के पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, एजुकेशन बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य सेवा, उस गांव में स्वास्थ्य सेवा की क्या स्थिति है, ड्रिंकिंग वाटर, स्वच्छ पेयजल की क्या स्थिति है, स्वच्छता कैसा है, पोषण कैसा है, और उस गांव में सिक्योरिटी की क्या स्थिति है, सुरक्षा का क्या है, क्या गांव के लोग सुरक्षित हैं, क्या गांव के लोग भयभीत तो नहीं, अपने आप को खुशहाल फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं, नहीं करते हैं, उस गांव में लैंगिक समानता है कि नहीं है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कोई कार्यक्रम होता है कि नहीं होता है। तो ये सब जो है एक स्मार्ट विलेज डेवलपमेंट की अवधारणा है, स्मार्ट विलेज का एक कॉन्सेप्ट है। तो अब कुछ कुछ पॉइंट्स जो हम बताना चाहते हैं कि जैसा कि आज का है ग्राम विकास में नेतृत्व की भूमिका, रोल ऑफ लीडरशिप इन विलेज डेवलपमेंट। ग्राम नेतृत्व का योगदान ग्राम विकास के लिए उतना ही आवश्यकता है जैसे जीवन के लिए वायु, जीवन के लिए ऑक्सीजन, जीवन के लिए जल। ग्राम नेतृत्व ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम एक विलेज को, एक गांव है, एक विलेज को हम मॉडल विलेज, एक ग्राम को हम विकसित ग्राम, एक ग्राम को हम स्मार्ट ग्राम, स्मार्ट विलेज से हम धीरे धीरे उसको एक मॉडल विलेज, रोल मॉडल विलेज, विलेज डेवलप विलेज एंड स्मार्ट विलेज की हम कल्पना कर सकते हैं और उस कल्पना को हकीकत में भी हम परिवर्तित कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि हमारा नेतृत्व क्षमता कैसा है, हमारे गांव के जो लीडर हैं, हमारे गांव के जो सरपंच हैं। इंडिया में बेसिकली विलेज लीडर का कॉन्सेप्ट, विलेज लीडर मीन्स सरपंच, विलेज लीडर मीन्स, तो उस सरपंच का क्या योगदान है, उसका नेतृत्व क्षमता कैसा है। तो कुछ प्रश्न जो है हमने लिखा है। दूसरी चीज, गांव का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, गांव में विलेज का कैसा निर्माण किया हुआ है, विलेज में जो है गांव में एक मकान का निर्माण का संरचना क्या है, व्हाट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ द विलेज डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, प्लानिंग डेवलपमेंट, डिजाइन डेवलप, आर्किटेक्चर प्लानिंग एंड डिजाइन डेवलपमेंट ऑफ हाउस, विलेज होम, विलेज हाउस, उसका क्या स्टेटस है, व्हाट अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम। तो इस तरह का कल्पना है कि गांव की वास्तुकला बढ़ाने के साथ गांव का नेतृत्व का क्या महत्व है गांव के विकास में, गांव की वास्तुकला बढ़ाने में, आर्किटेक्चर इन्हांसमेंट के लिए गांव का जो लीडरशिप है, गांव के नेतृत्व की भूमिका का क्या स्टेटस है, कितना उनका भूमिका जो है महत्वपूर्ण है। इन सब बातों को हम
डिस्कस करेंगे। हम वास्तुकला, योजना और डिजाइनिंग के विकास के माध्यम से गांवों को स्मार्ट गांव में बदलने के लिए एक विलेज को मॉडल विलेज, एक विलेज को डेवलप विलेज, एक विलेज को स्मार्ट विलेज में कन्वर्ट करने के लिए, स्मार्ट गांव में बदलने के लिए सफल नेता के नेतृत्व की विशेषता जानने के लिए हम कुछ अध्ययन किए कि एक सफल विलेज लीडर जो है, एक गांव डेवलप है तो उस गांव के डेवलपमेंट में, उस गांव के विलेज लीडर जो है, नेतृत्व का क्या योगदान है, और एक बाजू में उसका पड़ोस का गांव है, वहां का नेतृत्व अगर सफल नहीं है तो वो गांव का क्या स्टेटस है। तो इस तरह का अगर हम एक कंपैरिजन स्टडी करें, कंपेयर स्टडी करें टू विलेजेस का, स्मार्ट ग्राम विकास और वास्तुकला बढ़ाने के लिए सफल ग्राम नेतृत्व की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो इस तरह का हम डिस्कशन करेंगे। भारत में ग्राम विकास की क्या प्रमुख समस्या है, व्हाट आर द हर्डल्स इन इंडिया एक्सक्लूसिवली फॉर द विलेज डेवलपमेंट, तो इस तरह का सारा है। भारत में अपने गांव को स्मार्ट बनाने में गांव का जो नेतृत्व है कितना प्रभावी है। कुछ गांव के नेता अपने गांव को तो स्मार्ट बनाने में सक्षम हैं, अगर हैं तो क्यों हैं, बाकी लोग असमर्थ हैं तो बाकी लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं। उदाहरण के लिए गुजरात राज्य का एक गांव है पुंसारी विलेज, उसका डेवलप हम डिटेल्स में बताएंगे आगे, लेकिन हम एक यहां तुलना कर रहे हैं कि कुछ गांव, एक पॉइंट हमने लिखा है कि कुछ गांव के नेता अपने गांव को, कुछ गांव का नेतृत्व जो है अपने गांव को स्मार्ट बनाने में सक्षम क्यों है और बाकी लोग असमर्थ क्यों है। क्या सफल गांव के नेतृत्व है जिन्होंने अपने गांव की आर्किटेक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और विलेज हाउस डिजाइन का कुछ डेवलपमेंट किया है, कुछ सुधार किया है। तो इस तरह का है, अगर सुधार किया है तो उसमें क्या किया है, एक सफल ग्राम नेतृत्व के क्या लक्षण हो सकते हैं, और सफल गांव को अगर स्वच्छ रखना है, किसी तरह का जो किसी पदार्थ को रिसाइकलिंग करने का अगर प्रोसेस है, क्या उस गांव में सौर ऊर्जा की कोई कल्पना है, इस्टेब्लिशमेंट है, कोई अच्छे स्वास्थ्य की क्या स्टेटस है, स्कूल और अच्छी शिक्षा की क्या व्यवस्था है। अभी हमारे आदरणीय अग्रज डॉक्टर दिलीप कुमार जी भी बताए कि रोजगार एक बहुत ही बड़ी समस्या है गांवों के लिए, बिल्कुल सत्य है जी। अच्छी शिक्षा और युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण क्या हम गांव में बेहतर दे सकते हैं, या अगर कोई है तो देने की क्या परिकल्पना है, नेतृत्व पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इस तरह की अनेक बातें, बेहतर भवन डिजाइन का क्या स्थिति है, वास्तु निर्माण जो रूल्स रेगुलेशन है उसकी क्या स्टेटस है, वहां क्या कोई गांव ऐसा है जहां का आर्किटेक्चर जो भवन का निर्माण है, बिल्डिंग का जो डिजाइनिंग है, क्या हम आर्किटेक्ट के द्वारा या गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा, मानक व्यक्ति के द्वारा हम उसका नक्शा पास करवा रहे हैं। अनेक तरह की बातें हैं। क्या भारत में ग्राम नेतृत्व पर अगर हम अध्ययन करते हैं तो क्या हमें पाते हैं कि कुछ ऐसा गांव है जिसका नेतृत्व अच्छा होने के कारण बिल्कुल सही है। अभी हमने जो बताया गुजरात का जो गांव पुंसारी विलेज, उसमें बिल्कुल यंग सरपंच है जी, और उस गांव को उन्होंने एक ऐसा डेवलप किया कि केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा उस गांव को स्मार्ट विलेज, इंडिया का पहला स्मार्ट विलेज घोषित किया गया, और वो गांव पूरे इंडिया के लिए एक रोल मॉडल विलेज, डेवलप विलेज के रूप में है।
पुंसारी विलेज, उसके बारे में हम डिटेल्स में बताएंगे। तो इस तरह का है, तो हमें समझना पड़ेगा कि अगर नेतृत्व का है तो उसका क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इस तरह की बातें हम करेंगे। एक चीज और हम बताना चाहते हैं कि एक गांव का जो परिकल्पना है, वैदिक काल से, वैदिक युग में गांव का डेवलपमेंट शुरू हुआ और आज गांव वैदिक युग से डेवलपमेंट शुरू हुआ और सभा, ग्राम सभा इस तरह का जो हम लोग परिकल्पना करते हैं, तो सभा का उसी समय सभा का एक समूह ग्राम प्रधानों के द्वारा संचालित हुआ और ग्राम प्रधान जो रहे, उस गांव को कोई भी समस्या हो, विलेज डेवलपमेंट की बात हो, तो उसको संबोधित करते थे। और ग्राम पंचायत एक ऐसा क्लस्टर का प्रतिनिधित्व है जहां समान सामाजिक आर्थिक और भौगोलिक विशेषताओं वाले गांवों का एक समूह टाइप का क्लस्टर है। और एक ग्राम पंचायत की अवधारणा भारत में 1958 में अस्तित्व में आया और उस समय भी महात्मा गांधी जी के द्वारा जो उन्होंने परिकल्पना किया था ग्राम स्वराज की 1942 में, महात्मा गांधी जी का परिकल्पना था कि एक भारतीय गांव कैसा दिखना चाहिए। उनकी परिकल्पना, उन्होंने इमेजिनेशन किया था कि जो हमारा गांव हो, भारतीय गांव, भारत का जो गांव हो, नॉट ओनली वन विलेज, ऑल विलेज, उन्होंने परिकल्पना किया था कि एक गांव में पर्याप्त रोशनी के साथ साथ पूर्ण स्वच्छता, वर्निकुलर मटेरियल, स्थानीय रूप में वर्निकुलर मटेरियल, और गांव में जो विलेज का जो बिल्डिंग का निर्माण हो वो ऐसा हो जहां सनलाइट, बिल्डिंग सामग्री का निर्माण और प्रॉपर वेंटिलेशन हो। आज देखते हैं गांव में एक ऐसा परिकल्पना बन गया है कि हम 1 फीट 2 फीट जमीन नहीं छोड़ते। तो इसके पीछे क्या है जी? मैं क्यों जमीन छोड़ूं जी? लेकिन तो एक अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस की कमी यह है कि अगर हम प्रॉपर घर का डिजाइनिंग इस तरह से करें जिसमें प्रॉपर लाइट, वेंटिलेशन और प्रॉपर हाइजीनिक हो, इंटरनल इन्वायरमेंट जो है, इंटरनल स्पेस जो हो वो हेल्थ कॉन्शियस हो, लेकिन इस तरह की अवेयरनेस की कमी है। गांधी जी ने एक और कल्पना किया था कि जो हमारा गांव का जो गली हो वो बिल्कुल धूल मुक्त हो। गांधी ने धूल से मुक्त गांव की गलियों की परिकल्पना की थी। पूजा स्थल, आम मवेशी की चरागाह, सहकारी डेयरी, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालयों, और कोई भी आपस में अगर किसी तरह का ग्रामीण में विवाद हो, मतभेद हो, तो उसको उस तरह के समस्याओं के निदान के लिए एक सबल पंचायत भी हो उस गांव में, जो इस तरह की समस्याओं को दूर करे, और साथ ही वो पंचायत बुनियादी सुविधाओं जैसे एक गांव आत्मनिर्भर, स्वशासित, लोकतांत्रिक, निष्पक्ष और गांव के लोग हर चीज में सहभागी रहें और किसी भी निर्णय के लिए आपस में एक प्रॉपर पार्टिसिपेशन हो। तो इस तरह के गांवों का परिकल्पना हमारे बापूजी ने 1942 में ग्राम स्वराज के जब उन्होंने वर्ड बोला था ग्राम स्वराज, तो उस समय उन्होंने कल्पना किया था।
तो इन तरह की बातों को बहुत है, लेकिन मैं अब डायरेक्ट आ जाता हूं। मैं एक बताना चाहता हूं कि ग्राम नेतृत्व का क्या फर्क पड़ता है, इस पे हम कैसे विकास की अवधारणा डिपेंड करता है। हम एक चीज और बताना चाहते हैं कि अ, दो कॉन्सेप्ट ग्राम डेवलपमेंट के लिए वर्तमान में दो कॉन्सेप्ट काम कर रहा है आपके। पहला तो हो गया पूरा कॉन्सेप्ट, जो पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब का दिया हुआ था पूरा। तो उस पूरा के कॉन्सेप्ट को क्रियान्वित करने के लिए, पूरा का कॉन्सेप्ट यह है कि पूरा मीन्स प्रोविजन ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज। अगर एक गांव का संपूर्ण विकास चाहते हैं, गांव का एक कंप्लीट डेवलपमेंट चाहते हैं, एक स्मार्ट विलेज के रूप में उसको डेवलप करना चाहते हैं, तो पूरा कॉन्सेप्ट प्रोविजन फॉर अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज में अगर हम क्रियान्वित करें तो भारत सरकार के, और दूसरा है आपका एमपी एमवीपी, जो ये कार्यक्रम चल रहा है गांव के विकास के लिए। और उसी का कुछ फैक्ट्स जो है, पहला तो हो गया पूरा, पहला पूरा हो गया। तो उसमें जो भी कॉन्सेप्ट है, भारतीय ग्राम विकास नीतियों के तहत ये आता है। तो पूरा का जो कॉन्सेप्ट है, केंद्र सरकार, भारत का जो केंद्र सरकार है, 2003 में शुभारंभ किया था। और इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था, हम थोड़ा सा शॉर्ट में बताते हुए आगे बढ़ते हैं कि पूरा का जो कॉन्सेप्ट है, गांव में शहरी सुविधाओं और रोजगार के अवसरों को बनाए रखने के लिए हम किस तरह का डेवलपमेंट कर सकते हैं। गांव में जनसंख्या और ग्रामीण से शहरी जो पलायन हो रहा है, इसको कैसे रोका जा सके। तो जो पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब जी थे, उन्होंने एक कल्पना किया था और उन्होंने पूरा एक बजाबते सारा फॉर्मुलेशन भी किया है। शहरी पलायन में कमी के विचार निर्माता यह कार्यक्रम पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का था, पूरा कॉन्सेप्ट। तो पूरा को जोड़ने का लक्ष्य है, पूरा का जो कॉन्सेप्ट था कि पूरा को जोड़ने का लक्ष्य सड़क संचार नेटवर्क द्वारा गांव, मतलब हाउ यू कैन कनेक्ट द विलेजेस थ्रू द कम्युनिकेशन नेटवर्क, और एक समग्र तरीके से पेशेवर और तकनीकी जो लोकल जो ज्ञान केंद्र है उसकी स्थापना करना था। इस उद्देश्य के लिए पूरा में 10 साल के लिए गांव के जो भी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जरूरी पड़ता था, उस गांव का पायलट प्रोजेक्ट बनता था और उस गांव का डेवलपमेंट होता था। तो इस तरह का कार्यक्रम चला और परिणाम स्वरूप जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय 2011 का जो रिपोर्ट है, 2011 तक गांवों की पहचान करने वाले 2000 नए शहरों पर इसका ध्यान केंद्रित किया गया और अनेक गांवों को इस तरह का डेवलपमेंट किया गया। और कहीं कहीं इस तरह का पूरा का जो कॉन्सेप्ट है, सार्वजनिक निजी भागीदारी, ट्रिपल पी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सार्वजनिक निजी भागीदारी के तौर पे मतलब हुआ, लेकिन ये ज्यादा सफल नहीं हुआ। और इसके पीछे जो है लैक ऑफ लीडरशिप हम कह सकते हैं, नेतृत्व क्षमता की कमी। तत्कालीन जो केंद्र सरकार उस समय के थे, तो जो इम्प्लीमेंटेशन गांव में हो रहा था, वो नेतृत्व क्षमता की कमी के कारण जो लोकल नेतृत्व था या उससे ऊपर वाले जो नेतृत्व थे, और फंड्स का प्रॉपर समायोजन न होना भी इस कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा है। दूसरा है सांसद मॉडल ग्राम योजना, एमपी एमवीपी। तो इसका भी इस कॉन्सेप्ट को
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में अपने पहले कार्यकाल की शुरुआत में उन्होंने एमपी एमवीपी को बेहतर बनाने के लिए लॉन्च किया था। और इसके अंतर्गत जो है मैं ज़्यादा डिटेल्स में ना जाके डायरेक्ट जो फैक्ट्स है उसके बारे में हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, जो भी दर्शक जुड़े हुए हैं। एमपी एमबीपी कार्यान्वयन की जो प्रवृत्ति है उसकी वर्तमान में स्थिति है, हम सब जानते हैं। कुल एमपी के नंबर ऑफ एमपीज इन लोकसभा एंड राज्यसभा जो भारत में है 790 है। तो 2018 का जो फैक्ट है, 2018 तक जो है 2018 में 1448 गांवों को अपनाया गया और इन गांवों में प्रस्तावित परियोजनाएं हैं उसको कार्यान्वित किया गया। और इसमें जो है आपको काफी हद तक सफलता मिला। और ये कार्यक्रम अभी भी चल रहा है, ये भी कार्यक्रम अभी भी चल रहा है। और इसमें जो है आपके केंद्र सरकार के जो भी मतलब एमपी है, मिनिस्टर जो भी एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों अपने गांव को केंद्रित करते हैं। और केंद्रित करने के बाद वो एक आइडेंटिफाई करते हैं कि इस विलेज को हमारा दिस इज माय दैट विलेज मस्ट बी इन द कंस्टिट्यूएंसी, एमपी का कंस्टिट्यूएंसी में ही होना चाहिए। अगर वो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो उस कंस्टिट्यूएंसी का होना चाहिए। अगर राज्यसभा है, जहां से राज्यसभा है, तो वो एक आइडेंटिफाई करके उस तरह का डेवलपमेंट करते हैं। जैसा कि महाराष्ट्र में थोड़ा सा और फैक्ट है कितने राज्य में क्या डेवलपमेंट हुआ है। तो लगभग उत्तर प्रदेश यूपी में 108 सांसदों दोनों सदनों में, यूपी में तो सब लोग को पता है 80 एमपी का ही सीट्स है, 80 एमपी का सीट्स है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन और है तो 108 सांसद जो है आपके उत्तर प्रदेश से गांव का डेवलपमेंट किए। और 56 गांवों को उसमें 56% गांवों को नहीं अपनाया गया। महाराष्ट्र में 67 सांसदों में से 108 में से 56% गांवों को 56% ने वो डेवलपमेंट के लिए लिया। महाराष्ट्र में 67 सांसदों में से 88% तक लेकिन अब तक नहीं लिए हैं। और हम सब जानते हैं एमपी एमवीपी के तहत वाराणसी के पास जयापुर गांव को नई सड़कें मिली, सौर विद्युत प्रावधान मिला, शौचालय मिला और डिफरेंट टाइप के जो भी बेसिक बुनियादी सुविधाएं हैं उनको मिला। और ये भी एमपी के तहत ही ये आपका जयापुर का डेवलपमेंट, चूंकि वहां के बनारस के जो पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी हैं, तो उन्होंने वो गांव को लिया। और उन्होंने डेवलप करने के बाद 2016 में पीएम मोदी ने 2 और गांवों को गोद लिया और उनमें से एक नगेपुर था और इस गांव में एक सोलर प्लांट होना तय था। तो इस तरह का काफी डेवलपमेंट हुआ। अब मैं कुछ गांव जो डेवलप है जिसमें नेतृत्व क्षमता के कारण जो डेवलपमेंट हुआ है, जो आज का जो हमारा विषय है, अभी तक जितने भी बातें हमने बताया एक इंट्रोडक्शन और उसका थोड़ा सा शॉर्ट में विस्तृत डेवलपमेंट के बारे में था। अब जो पुंसारी गांव जिसका हमने पहले भी जिक्र किया, पुंसारी गांव गुजरात, तो अहमदाबाद से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर एक पुंसारी गांव है, जो भी दर्शक हमारे भाई बहन होंगे। और इसको आप देख सकते हैं, जस्ट गूगल में आप सर्च मारेंगे पुंसारी विलेज तो पता चल जाएगा कि ये पुंसारी विलेज क्यों डेवलप है। और जब आप उसके बारे में अध्ययन करेंगे तो ये पाएंगे कि पुंसारी विलेज का डेवलपमेंट के पीछे
सिर्फ और सिर्फ मुख्य भूमिका में है तो वो है आदरणीय हिमांशु पटेल जी का नेतृत्व, और उस नेतृत्व क्षमता के कारण उस विलेज लीडरशिप जो हिमांशु पटेल जी के रूप में इस गांव को एक विलेज लीडर जो मिला, उस लीडरशिप का ही देन है कि पुंसारी गांव भारत के मानचित्र पर एक स्मार्ट विलेज के रूप में है। इसके बारे में हम थोड़ा विस्तृत से बताना चाहते हैं। अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूरी पर पुंसारी गांव है। गांव में वाईफाई है, जल शुद्धिकरण संयंत्र, अपशिष्ट उत्पन्न जो भी होता है सुरक्षा के लिए सब व्यवस्था है, बिजली, वातानुकूलित एयर कंडीशन स्कूल। अब सोच लीजिए गांव में एयर कंडीशन स्कूल, हर स्ट्रीट में सीसीटीवी कैमरा, और एक इस तरह का काम हो रहा है। हिमांशु पटेल जी के नेतृत्व में ये सारा डेवलपमेंट हुआ, और उस गांव में सबसे बड़ी चीज है कि सारे गांव के लोग रोजगार से जुड़े हुए हैं, रोजगार युक्त हैं। रोजगार डिफरेंट डिफरेंट डेयरी फार्मिंग के माध्यम से, कृषि के माध्यम से, और अनेक अन्य कार्यों से। तो एक गांव का लगभग 6000 के पॉपुलेशन है, 6000 का पॉपुलेशन है, और ग्राम प्रधान का जो नेतृत्व है इस तरह का है कि एक अपने आप में मिसाल है। तो इसको जब अगर हम पूरा डिटेल्स में पढ़ें तो इस पे काफी लंबा वक्तव्य हो सकता है। तो इसमें मैं एक चीज शॉर्ट में ये बताना चाहता हूं कि गांव में जो भी एक पूरा का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, प्रोविजन फॉर अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज, और स्मार्ट विलेज का जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, वो सारा 100% इस गांव में अवेलेबल है। और इसका सिर्फ और सिर्फ उदाहरण, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट अगर जाता है तो हिमांशु पटेल जी को जाता है। हिमांशु पटेल जी से हमारा 2-3 बार बातचीत भी हुआ है, क्योंकि हम विलेज डेवलपमेंट पे एक रिसर्चर के रूप में काम करते हैं, और हम सोचते हैं कि अगर कुछ रिसर्च सफल हो जाए तो अगर हमारे जो भी विलेज का डेवलपमेंट इस तरह के कॉन्सेप्ट पे अगर हो तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज होगी कि हमारा कुछ रिसर्च जो है, हमारे भाई और जो बहन जो 70% गांव में रहते हैं, 91 करोड़ जो हमारे भाई बहन गांव में रहते हैं, उनके लिए कुछ एक अच्छा काम हो जाए। और उस हिमांशु पटेल जी के नेतृत्व का ही देन है कि 2006 में, जब 2006 में वो ग्राम प्रधान का पद संभाले तो जो भी उतना डेवलप नहीं था, तो बिजली, पानी, ट्रांसपोर्टेशन, एक बस चलती है जी वहां उस गांव में, उस गांव से एक बस जाती है शहर को। अब सोच लीजिए कितना डेवलप है। और लगभग 328 परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे रहते थे, उनका सारा डेवलपमेंट उस गांव में उनके नेतृत्व में हुआ। और ग्रामीण उस सरपंच हिमांशु पटेल जी के नेतृत्व क्षमता का ही देन था कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2011 यानी 2011 में पुंसारी विलेज को सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में सम्मानित किया। और मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूं कि हिमांशु पटेल जी को केबीसी में अमिताभ बच्चन ने भी बुलाया था, और वर्तमान में जो गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी उनको अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किए। अनेक पुरस्कार उनको मिले हैं, प्रधानमंत्री लेवल पे, मुख्यमंत्री लेवल पे, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, बहुत तरह से सम्मानों को मिला। तो कहीं ना कहीं गांव का जो विकास है, ग्राम विकास की जो बेसिक बुनियाद है, वो नेतृत्व क्षमता पे डिपेंड करता है। ये मैं 100% अपने रिसर्च के माध्यम से कहना चाहता हूं। दूसरा विलेज भी है अकोदरा गांव, गुजरात।
यहां भी समय को भी देखें। जी। दूसरा जो है, दूसरा अकोदरा गांव है, ये भी काफी डेवलप हुआ और यहां भी डेवलपमेंट के पीछे नेतृत्व क्षमता का ही देन है। एक दूसरी दूसरी गांव है, मैं एक और चाहता हूं कि शायद बिहार के बहुत कम लोगों को पता होगा कि एक गांव, बिहार का एक गांव ऐसा भी गांव है जो नेतृत्व क्षमता के कारण, चाहे वो नेतृत्व पंचायत लेवल पे हो, चाहे वह नेतृत्व एनजीओ के लीडरशिप का हो, धरनाई गांव बिहार का आज वो भी सुर्खियों में है। हमें भी नहीं पता था जी, लेकिन जब हमने रिसर्च करा और रिसर्च के क्रम में हमें पता चला, तो ये धरनाई बिहार में जहानाबाद जिले का एक छोटा सा गांव है जो पूर्वी में बोधगया के पास है। लगभग 2000 नागरिक उस गांव में निवास करते हैं और सबसे दुखद बात है कि उस गांव में आज तक बिजली नहीं गया है। तो गांव सोच लीजिए कैसा अंधेरा होगा। एक नेतृत्व का ही देन है कि उस गांव में आज सौर ऊर्जा के माध्यम से 24 जुलाई 2014 को स्थिति बदल गई और उस गांव में गैर सरकारी संगठन के नेतृत्व में ग्रीन पीस, जो एनजीओ का नाम है वो ग्रीन पीस है, ग्रीन पीस के लोगों के नेतृत्व क्षमता के कारण 2014 में सौर ऊर्जा प्रदान करने के लिए वहां प्लांट वगैरह का हुआ और वो कार्यक्रम चला और आज भी वह गांव में पूरा गांव प्रकाशमय है। कोई भी भाई बंधु जो हमारे बिहार से होंगे या भारत के अन्य किसी कोने से होंगे, धरनाई गांव को देख सकते हैं। और तो मैं इसमें भी यही कहना चाहता हूं कि नेतृत्व क्षमता बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा गांव जो है ग्राम ज्ञान केंद्र पुडुचेरी, एक ग्राम में भी आईसीटी ग्राम ज्ञान केंद्र के कारण इतना डेवलपमेंट आया कि वहां कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का काफी डेवलपमेंट हुआ और एक संचार क्रांति के रूप में, एक आईसीटी विलेज के रूप में ये गांव डेवलप हो गया थ्रू द स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन। 1998 में एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन एक जो गैर सरकारी संगठन है जो डेवलप किया विलेज नॉलेज सेंटर और उसका काफी डेवलपमेंट हुआ। तो इस तरह का इन की जब हम समीक्षा करते हैं तो इससे यही पता चलता है कि नेतृत्व की भूमिका बहुत ही दूसरा इनका तो हमने इंटरव्यू भी लिया था आपके भक्ति शर्मा जी भी एक जानी मानी पहचानी नेतृत्व वाली महिला हैं और इनकी जो पंचायत है बरखेरी अब्दुल्ला पंचायत है, भोपाल, जो भोपाल के निकट है, भोपाल मध्य प्रदेश। और भक्ति शर्मा जी हैं, उन्होंने इनको भी इस नेतृत्व क्षमता के कारण ही इन्होंने अपने पंचायत का डेवलपमेंट बहुत ही बढ़िया से किया है और एक नारी होने के कारण, एक स्त्री सरपंच होने के कारण, यंग सरपंच होने के कारण उन्होंने 2015 में चुनाव लड़े और उन्होंने अपना जीत हासिल किया और पंचायत बरखेरी अब्दुल्ला को काफी डेवलपमेंट किए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने इनका इंटरव्यू भी किया है, इनको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से पुरस्कार मिल चुका है और सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में भारत का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, उनके लिए भी उनको सम्मान मिला था। और 74th संयुक्त राष्ट्र महासभा में समावेशी और उत्तरदायी शासन पर बोलने के लिए इनको आमंत्रित किया गया था। अपने आप में एक बहुत जानी मानी शख्सियत और उन्होंने गांव के डेवलपमेंट के लिए काफी डेवलपमेंट किया। बहुत सा लंबी हिस्ट्री है इनके बारे में और काफी डेवलपमेंट किया। दूसरी एक और महिला हैं राजस्थान से, छवि राजावत जी, जो देश की पहली एमबीए महिला सरपंच हैं, युवा सरपंच भी हैं मैडम। और राजस्थान के अकाल ग्रस्त
बंजर भूमि पर काम करने वालों ने अपनी एक मतलब काम करने के लिए, बेसिकली वो गांव है सोडा विलेज, टोंक जिला में है, नियर टू जयपुर। तो उस बंजर भूमि में काम करने के लिए उन्होंने संभाला और उस गांव को उन्होंने काफी डेवलप किया। तो इस तरह का डेवलपमेंट का काफी है। दूसरा एक बहुत ही फेमस है, उनको भी काफी सम्मान मिला, पोपट राव पवार जी, जो हिवरे बाजार के नाम से फेमस है। और ये जो गांव है, एक समय इस गांव में आपको जो है लूट पाट, सारे लोग पलायन कर रहे थे जी, कोई डेवलपमेंट नहीं था। लेकिन ये युवा सरपंच पोपटलाल पवार जी अपने नेतृत्व क्षमता के कारण वहां के सरपंच बने और उस गांव में आज हरियाली है। ये गांव भी अपने आप में एक हरित गांव के रूप में विकसित है। कोई भी भाई बहन जो भी दर्शक होंगे इसको देख सकते हैं। और पोपटलाल पवार जी को अनेकों सम्मान से सम्मानित किया गया और एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने उनको एक रोल मॉडल सरपंच के रूप में, उस गांव को एक रोल मॉडल के रूप में डेवलप किए हैं और एक हर तरह से डेवलपमेंट उन्होंने करा है। दूसरा जो गांव है पिपलांत्री विलेज है राजस्थान का, जो राजसमंद जिला में पड़ता है राजस्थान में। उस गांव में एक विशेषता है कि अगर उस गांव में कोई भी बेटी जन्म लेती है तो 11 पेड़ लगाए जाते हैं बालिका के जन्म पे, और वो गांव एक बिल्कुल ही ग्रीन लगता है कि वो गांव जो है ना पूरा प्रकृति के गोद में आ गया है। तो इस तरह का डेवलपमेंट क्षमता जो है नेतृत्व लीडरशिप का ही देन है। और इस तरह का डेवलपमेंट अगर बराबर होते रहता है तो काफी डेवलप होता है। तो मैं एक चीज और कहना चाहता हूं लास्ट में, विलेज का तो हमने बता दिया कि पहले जो है एक कॉन्सेप्ट था रोटी कपड़ा मकान, जो हमारा निष्कर्ष है 5-6 पॉइंट लेंगे कि जो कि समय भी है बहुत निकल चुका है। आरकेएम रोटी कपड़ा मकान, तो इसको हमने 21वीं सदी में 2 पॉइंट को और जोड़ दिया है, जो आदरणीय अग्रज डॉक्टर दिलीप कुमार जी भी ने बताया रोजगार को। रोटी कपड़ा मकान, एजुकेशन एंड वर्क। एजुकेशन एंड वर्क को अगर हम जोड़ते हैं, पंच तत्व के समावेशन से ही एक कार्यक्रम बनेगा। दूसरा है विलेज लीडरशिप जो है, ग्राम नेतृत्व जो है ग्राम विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। उसके बिना ग्राम का विकास संभव नहीं है जी। एजुकेशन फॉर ऑल, शिक्षा अगर हम करते हैं, बिना शिक्षा का विकास भी संभव नहीं है। तो कुछ गांवों में क्या क्या कमी है जिसके कारण हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो हम बताना चाहते हैं। शिक्षा की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, लैक ऑफ विलेज लीडरशिप, लैक ऑफ आर्किटेक्चर, प्लानिंग, डिजाइन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, lack of proper use of government funds, and lack of capacity building in the village development, lack of unity between the communities, मतलब आपस में ही भिन्नांतर रेस के कारण करते हैं, और लैक ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी। तो इस तरह का, तो इसको दूर करने के लिए यही है कि जो भी पूरा का कॉन्सेप्ट है और जो भी बेसिक चीज कर सकते हैं उसको हम करें। अंत में मैं कहना चाहूंगा, मैं एक आर्किटेक्ट हूं, तो हम 21वीं सदी के आर्किटेक्ट्स हैं। भारत में आर की क्रांति लाएंगे, हर सिर के ऊपर छत होगी, हर गांव को स्मार्ट बनाएंगे, स्मार्ट गांव का निर्माण कर भारत मां के मस्तक पर विकास का तिलक लगाएंगे। जग के मस्तक पर रोलिसा सुनहरा हिंदुस्तान बनाएंगे, नया हिंदुस्तान बनाएंगे, आत्मनिर्भर हिंदुस्तान बनाएंगे। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई प्रोफेसर नागेंद्र नारायण जी। आपने अपनी बातें बहुत विस्तार से और तर्कपरक तथ्यों के माध्यम से गांव का उदाहरण देते हुए आपने बताया। तो थोड़ा सा चार्ट्स को मैं देख लेता हूं, चार्ट्स में कुछ लोगों का कमेंट्स होगा।
और उसकी चर्चा हम कर लें। ने धन्यवाद दिया है। लक्ष्मी कुमारी वेरी नाइस। बहुत रंगेश बहुत आभार ठाकुर जी सब लोग। बहुत बढ़िया। हाँ जी। इसके बाद तो कुछ खास नहीं है। को बहुत धन्यवाद। विश्वनाथ कुमार, विश्वनाथ कुमार सुंदर। कई स्थापित मीडिया समूहों के कार्यक्रमों से बेहतर है, इसे आगे विस्तार दिया जाना चाहिए। धन्यवाद विश्वनाथ जी, आपकी बात को ध्यान में रखते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। आनंद कुमार बहुत बढ़िया है, आनंद कुमार बहुत बढ़िया। एक बहुत सारे लोग बहुत धन्यवाद, चूंकि हमारे उपस्थित थे, सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और जो अनिल कुमार, अनाल, अलका सिंह, राकेश कुमार वगैरह वगैरह लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहने का आज पूरे जो व्याख्यान का निष्कर्ष ये निकलता है कि यदि मन में चाह हो, नेतृत्व की भावना है, तो बहुत कुछ किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि बिहार स्वावलंबी ये जो आंदोलन चल रहा है, आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य है, मैंने एक देखा था कि उन्होंने लिखा है कहीं मुजफ्फरपुर के नजदीक में किसी गांव का उन्होंने लिया है, जिसमें महापुरुषों का स्मारक बनाना, गांव के मतलब लीडरशिप आपस में मीटिंग वगैरह करके जो डेवलपमेंट वगैरह हुआ। तो बिहार स्वावलंबी आंदोलन के जो फेसबुक पेज है उस पर मैं देख रहा था कि बहुत ही अच्छा उन्होंने एक मूवमेंट चलाया है, मेरा गांव मेरा वैभव मेरा अभिमान। तो इस तरह का जो एक कार्यक्रम है, नहीं सर, मेरा गांव मेरा गौरव, मेरा गांव मेरा गौरव, यस यस जी तो, जी जी। और स्वाभिमान आंदोलन की मुहिम है मेरा गांव मेरा गौरव। हाँ, आदरणीय दिलीप भाई सब कट गए थे लगता है। हाँ, बीच में थोड़ा सा लिंक चला गया था। हाँ, मेरा गांव क्या है सर? मेरा गांव मेरा गौरव बिहार स्वाभिमान आंदोलन की खास पहल है। अपने गांव के जो फ्रीडम फाइटर हैं, जब तक हम अपने गांव के गौरव को याद नहीं करेंगे, बिहार के गौरव को स्थापित नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यस सर। तो इसी तरह का जी क्रम किया चलता रहेगा, यह वेबिनार की सीरीज चलती रहेगी। और हम फिर भाई नागेंद्र जी के पास बहुत सा साधन है, माध्यम है, बुलाएंगे फिर। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2 लाइन में मैं बात को समिंग अप करता हूँ कि जब व्यक्ति की चाह होती है तो हर चीज संभव है। और नेतृत्व के जहां पर प्रभाव है, जहां पर नेतृत्व है, वहां पर साधन की असुविधा नहीं हो पाती है। आज तो सरकार के माध्यम से ग्रामीण विकास के लिए पर्याप्त पंचायत को साधन दिया जा रहा है, विलेज विकास के लिए पंचायत के जो प्रधान हैं या मुखिया हैं उनको दिया जा रहा है। लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर कि पैसे का अभाव था, पैसा कोई मैटर नहीं रखता था, लेकिन नेतृत्व के माध्यम से वहां गांव को विकास करके स्वावलंबित बनाया जा सकता है, बनाया गया है। और ये जो 5-6 लोगों का नाम आपने भाई नागेंद्र नारायण जी ने दिया, ये लोग तो एग्जाम्पल्स हैं ही, लेकिन हर व्यक्ति, हर गांव का जो पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मुखिया हैं, सरपंच हैं, यदि वो तहे दिल से और ईमानदारी के साथ कार्य करना चाहें तो भारत सरकार ने इतने पैसा पंचायत के विकास के लिए दे रहा है कि हर गांव स्वर्ग बन सकता है। और ये स्थिति यदि रही तो 5 से 10 वर्षों के बीच शहर और गांव के क्षेत्र में कोई अंतर नहीं रहेगा। जो इंटर डिस्पैरिटीज है विलेज एंड रूरल एंड अर्बन में, शहरी और ग्रामीण में, इस असमानता को पाटा जा सकता है, दूर किया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि लगभग 700 से ऊपर एमपी राज्यसभा लोकसभा मिला करके हैं। इन लोगों को गोद लेने की, हाँ, गांव को गोद लेने के लिए इन लोगों को बताया गया है, आदर्श गांव की कल्पना की गई है, स्मार्ट विलेज की बातें कही गई है,
ये लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पूर्णतया प्रकाश नहीं हो रहा है। और इनके प्रयास के साथ साथ ग्रामीणों को भी इसमें सहयोग की जरूरत है। केवल एमपी और मुखिया और प्रधान के सहयोग से नहीं होगा। नेता का बल आम जनता होता है, लेकिन नेतृत्व ईमानदारी होनी चाहिए। ईमानदार यदि नेता है तो हम ऐसे ही नेता को जानते हैं। एक एमपी से हमारी मुलाकात हुई थी 20 साल पहले, बस में हम दोनों आदमी जा रहे थे, उनका कुर्ता फटा हुआ था। मैंने चर्चा किया तो बोले कि जी मैं बिहार का एक एमपी रहा चुका हूँ। जो कुर्ता फटा हुआ था और बस में सफर कर रहे थे। लेकिन आज के प्रधान जो देखिए, ये सब लोग स्कॉर्पियो से चल रहे हैं। अच्छी बात है, विकास का एक ये भी पहल है। हमारे ग्रामीण प्रतिनिधि लोग अच्छी गाड़ियों पर चल रहे हैं, लेकिन यह ध्यान देने की जरूरत है कि जिस विकास के लिए आपको समाज ने चुना है, तो उस समाज को अपना उसका जवाब दें, हिसाब दे। और मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, पोसे पाले सकल जगह, तुलसी सहित विवेक। यह जो तुलसीदास जी की बात कही गई है, इसको ध्यान में रख करके नेता के लिए सब होते हैं। नेता को चयन करने की जरूरत नहीं होती है। जो विकास की गति होती है, उसे विकास की गति देना नेता का काम होता है। और उचित अनुचित और ग्राम कचहरी, आज करोड़ों रुपए हमारे यहाँ सालाना खर्च हो रहे हैं केस मुकदमे में। यदि हमारा ग्राम कचहरी जो पंचायती राज के तहत विकसित किया गया है, यदि वहाँ योग्य हमारे मुखिया हों, योग्य हमारे यदि सरपंच हों, तो गांव में ही मुकदमों को सुलझाया जा सकता है। लेकिन यह निर्भर करता है व्यक्ति के व्यक्तित्व पर, व्यक्ति के नेतृत्व पर और व्यक्ति की ईमानदारी पर। तो इसी के साथ आज मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं भाई नागेंद्र नारायण जी को, इसके साथ साथ दरबार में सभी उपस्थित को। इसके साथ हमारे जो इस बिहार स्वाभिमान आंदोलन के जो कर्ता धर्ता हैं, जिनके हाथ में नेतृत्व है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसमें मुख्य रूप से हमारे साथीगण जो लोग हैं, इन लोगों को सबका नाम तो संभव नहीं है, लेकिन विवेक जी वगैरह लोग हैं जो काफ़ी, अमित मोदी जी हैं, ठाकुर जी हैं, ये लोग इसके साथ कार्य कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। और अगले दिन हम एक महिला वक्ता जो काफ़ी अच्छी विदुषी हैं, डॉक्टर अभिलाषा द्विवेदी, उनसे मैं आग्रह किया हूँ और उन्होंने स्वीकृति दी है, तो उनके साथ आप लोग फिर इसी समय पर जुड़ेंगे। तो पुनः धन्यवाद सभी लोगों को, और इसके साथ वाणी को विश्राम देता हूँ। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर जी, बहुत बहुत आभार जी, प्रणाम। आत्मनिर्भर ग्राम, आत्मनिर्भर भारत।